दर्शक साथियों, सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का प्रकरण है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। साथियों, हिंदी भाषा में जो विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, आज उनके बारे में संक्षिप्त में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे कौन कौन से विराम चिन्ह हैं जिनका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं और उनको प्रयोग करने का क्या कारण है और किन किन स्थानों पर उनका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। साथियों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, जैसा कि आप सामान्य तौर से जानते हैं। साथियों, साहित्य के लेखन में लेखक इन विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करता है, जिससे कि जो पाठक है जब उस जानकारी को पढ़ता है तो उसका सही भाव या अर्थ वह ग्रहण कर सके। इस हेतु विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वह आवश्यक हो जाता है। साथियों, मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि विराम चिन्हों का क्या महत्व है। देखिए, यहाँ पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, उसको दो तरीके से लिखूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। साथियों, यहाँ पर अभी आशय स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। क्या इस वाक्य में और इन दोनों वाक्यों में क्या कहा जा रहा है कि रोकना है, नहीं जाने देना है, या रोकना नहीं है, जाने देना है? ये बात है। इन दोनों बातों में से कौन सी बात है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। किंतु जब हम इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, विशेष तौर से यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, तो उससे इनका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए साथियों, यदि हम यहाँ पर विराम चिन्ह क्या करें, पहले वाक्य में यहाँ पर हम विराम चिन्ह लगा दे कि रोको मत जाने दो, तब इसका आशय स्पष्ट हो जाएगा कि हमें जो व्यक्ति जा रहा है उसे रोकना है, जाने नहीं देना है। किंतु यदि हम दूसरे वाक्य में विराम चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं, तब क्या होगा, रोको मत जाने दो। अर्थात यहाँ आशय ये हो जाएगा कि हमें रोकना नहीं है, सामने वाला व्यक्ति जो जा रहा है उसे जाने देना है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ विराम चिन्हों के प्रयोग से जो भाव है, जो अर्थ है, उसको समझने में हमें सहूलियत होती है। तो साथियों, आइए हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी विराम चिन्हों के बारे में अपनी बात कही है, उसको पढ़ते हैं। जो विराम चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों, भोलानाथ तिवारी जो कि एक व्याकरणविद हैं, इन्होंने कहा है कि बोलते समय या पढ़ते समय जहां पर हमें जो संकेत रुकने का संकेत देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो साथियों, यहाँ मैंने कुल 18 विराम चिन्हों की बात की है। सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। तो साथियों, पूर्ण विराम के बारे में आप बखूबी जानते हैं। पूर्ण विराम का जो प्रयोग है प्रत्येक वाक्य के अंत में किया जाता है, जब कोई बात बोलकर या लिखकर समाप्त हो जाती है। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने की बात यह है कि जो वाक्य प्रश्नवाचक हैं या विस्मय बोधक जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को के अंत में छोड़कर समस्त ऐसे वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, जो वाक्य में बात पूरी बोलकर हो गई है या उसका भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उदाहरण भी देख लीजिए, यहाँ पर ईमानदारी और सच्चाई व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। एक सामान्य बात है। अब यहाँ पर जो भाव है वह भाव पूरा समाप्त हो चुका है, वाक्य अधूरा नहीं है, कोई भाव अधूरा नहीं है, अतः वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। दूसरी बात आती है साथियों कि उस जगह भी पूर्ण विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जब कोई अप्रत्यक्ष प्रश्न किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे यहाँ पर, तुम क्या जानो कि उसके मन में क्या है। अब यहाँ पर हम बात बोल रहे हैं, यहाँ अप्रत्यक्ष जो प्रश्न है वो छिपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं कि तुम क्या जानो कि उसके मन में क्या है। क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ?
ऐसे जब वाक्य की हम बात करेंगे तो वहां पर भी हम पूर्ण विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। तीसरी बात आती है साथियों कि जो छंद है जितने भी, चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, कोई भी छंद हो, उस छंद के अंत में हम जो चरण है उसके अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख लीजिए तुलसीदास जी का दोहा एक पंक्ति यहाँ पर ली है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पै होए, जैसे अपावन ठोर में कंचन तजत न कोई। तो ऐसे जो दोहे हो या चौपाई हो, कुडलिया हो, छप्पा हो, जो भी मतलब छंद हो मान लो, तो उन छंद के जो पद हैं, कहना चाहिए पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के अंत में भी हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके बताया। साथ ही साथियों कि हम जो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है उसका प्रयोग हम वहां पर भी करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन हो या चित्रण हो, एक वाक्यांश के रूप में। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, चमक युक्त बड़ी बड़ी सुंदर आंखें। यदि किसी के बारे में हम कहें मान लो चमक युक्त सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, सहज स्वभाव। तो इस प्रकार यदि मान लो हम किसी का जब सजीव चित्रण करते हैं तो उस समय हम कहना चाहिए पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके बताया। तो साथियों विशेष तौर से आपको ये याद रखना है कि जो पूर्ण विराम चिन्ह है उस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम जब भी कोई वाक्य समाप्त होता है, उसका भाव समाप्त हो जाता है, उसके अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं, केवल प्रश्नवाचक वाक्यों और विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़ करके। तो ये वो तुम्हारा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। फिर बात आती है साथियों अर्ध विराम चिन्ह के प्रयोग की। साथियों अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हम ऐसे वाक्यांश या ऐसे वाक्य हैं जो कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित हो। यदि पहले वाक्य को बोलने के बाद या लिखने के बाद यदि बात समाप्त नहीं होती, अर्थात भाव पूरा नहीं होता है, तब हम दूसरा जो वाक्य लिखते हैं उसके पूर्व पहले हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर परिश्रम करो, यहाँ पर देखिए अर्धविराम चिन्ह का हमने प्रयोग किया, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए परिश्रम करो, हम यहाँ पर एक वाक्य बोला, यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई है, यहाँ अर्धविराम चिन्ह का हमने प्रयोग किया और इसके बाद में सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात साथियों कि ऐसे पदबंध, ऐसे बहुत सारे पदबंध है, मान लो यदि एक साथ आते हैं तो उनके बीच में भी हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख लीजिए, कहीं मिलन तो कहीं बिछोह, या अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया, कहीं विनाश तो कहीं सृजन, फिर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया, कहीं उत्थान तो कहीं पतन, यही प्रकृति की गति है। तो यहाँ देखिए पदबंधों के बीच में हमने अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तीसरी बात साथियों, यदि बहुत सारी पदवी एक साथ लिखी जाए, किसी एक व्यक्ति की कोई पदवियां हैं मान लो या डिग्रियां हैं, उनको अगर हम एक साथ लिखते हैं तो वहां पर भी हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के देख लीजिए, यहाँ एक व्यक्ति ने मान लो एमए भी किया है और पीएचडी भी किया है और दोनों अपनी डिग्रियों को एक साथ लिखता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमए लिखने के बाद में हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करके पीएचडी लिखेंगे। इस तरह साथियों एमबीबीएस फिर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और एमडी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दो से अधिक जो डिग्रियां हैं या पदवियां हैं उनको अगर एक साथ लिखना है तो हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वैसे साथियों अर्धविराम चिन्ह और अल्पविराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में मैंने आपको पूर्व के वीडियो में विस्तृत जानकारी दे दी है। आइए अब हम अगला जो विराम चिन्ह है उसको देखते हैं। तीसरा है अल्पविराम चिन्ह। साथियों अल्पविराम की जब हम बात करें तो अल्पविराम में हम देखते हैं कि अल्पविराम का प्रयोग विशेष तौर से हम समान पदों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। साथियों पद अर्थात जब वाक्य से अलग होकर के एक शब्द अलग रहता है उसे शब्द कहते हैं, किंतु जब वह वाक्य में आ जाता है उसे पद कहते हैं। अर्थात जो शब्द होते हैं, कहना चाहिए वाक्य में आए हुए सब पद, तो उन समान पदों को यानी मिला के एक जैसे पदों को अलग करने के लिए हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन आदि हैं। अब साथियों यहाँ पर समान पद कैसे हुए, जैसे यहाँ शहरों की बात की जा रही है तो समान पद में भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन ये समान पद हुए, यानी एक जैसे पद हुए, एक जैसे शब्द हुए। तो इनको अलग करने के लिए हम बीच में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात साथियों, हम समान वाक्यों को भी अलग करने के लिए हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख लीजिए, प्रहलाद रोज मंदिर जाता है, एक वाक्य हो गया साथियों। अब ये समान वाक्य है लगभग,
घंटा बजाता है, भगवान के दर्शन करता है और घर चला आता है। तो यहाँ देखिए प्रहलाद रोज मंदिर जाता है, में हमने अल्पविराम लगाया, घंटा बजाता, एक वाक्य हुआ, यानी मिला के ये वाक्य कुछ समान है, भगवान के दर्शन करता है, इसको भी हमने अलग करने के लिए यहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो साथियों पहली बात तो समान पदों को अलग करने के लिए, उनको उनमें स्पष्ट अंतर दिखाने के लिए, और यहाँ पर समान वाक्यों को भी अलग करने के लिए हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर साथियों हम दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख लीजिए, जो परिश्रमी होते हैं वे सफल होते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो परिश्रमी होते हैं, यह एक उपवाक्य हुआ, वे ही सफल होते हैं, ये दूसरा उपवाक्य हुआ। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हमने अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। चौथी बात है साथियों, हम विशेष तौर से संबोधन में भी यदि किसी व्यक्ति को हम संबोधित करें तो उसमें भी हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण देख लीजिए, इसके 3 उदाहरण हैं। यहाँ पर राजू अब तुम घर जा सकते हो, तो यहाँ राजू के बाद हम राजू को संबोधित करके बोल रहे हैं, तो राजू के बाद में हमने अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य देखिए, भाइयों बहनों राष्ट्रभक्ति हमारा परम कर्तव्य है, तो यहाँ भाइयों बहनों को संबोधित करने के बाद में हमने अल्पविराम चिन्ह लगाया है। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, मित्रों वोट देना हमारा परम दायित्व है, तो यहाँ पर मित्रों के बाद में भी हमने साथियों यहाँ पर क्या लगाया है, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस तरह से अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। आइए अब हम जानते हैं साथियों अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न जब भी हम करते हैं तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जहां भी क्या, क्यों, कैसे, कहां जैसे जो शब्द किसी वाक्य में आते हैं और हम इनके माध्यम से जब प्रश्न करते हैं तब वहां पर हम अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। याद देख लीजिए साथियों, आप प्रतिदिन सवेरे कहां जाते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आप कैसे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आपका क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आप कहां रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। दूसरी स्थिति साथियों, जब हम अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं, हम जब निश्चित नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे वाक्यों में लगाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आप शायद कानपुर से आए हैं, अगर हम ऐसा बोले आप शायद कानपुर से आए हैं, तब हमारे मन में एक संशय की स्थिति रहती है, हम दुविधा में रहते हैं। उस स्थिति में भी ऐसे वाक्यों में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा साथियों, यदि हम किसी बात के लिए व्यंग करें तो व्यंग की स्थिति में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, आइए देखें। यहाँ पर दूसरों को लूटना ही धर्म है ना। यदि मानो हम किसी को व्यंग मारते हुए कहे कि दूसरों को लूटना ही धर्म है ना, तब ऐसी जब हम बात बोलेंगे तब भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग बहुत ही सरल है और इसको समझना ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए आइए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वह है विस्मय सूचक चिन्ह। साथियों विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हम आश्चर्य प्रकट करने वाले या आश्चर्य का बोध कराने वाले पदबंधों के बाद करते हैं। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आहा क्या सुहाना मौसम है। यहाँ पर देखिए आहा एक ऐसा पद है जो कि हमको आश्चर्य का बोध कराता है। तो आहा क्या सुहाना मौसम है, तो इसके बाद में हमने यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा उसी का उदाहरण देख लीजिए, वाह तुमने कर दिखाया, वाह तुमने कर दिखाया। तो वाह, तो यहाँ पर देखिए ये आहा और वाह जैसे जो शब्द हैं, अरे, हे, ओ, ऐसे जो आश्चर्यजनक आश्चर्य को प्रकट करने वाले जो पद है जो है कहने चाहिए, उनके अंत में हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है साथियों कि हम वहां भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम किसी बात के लिए किसी व्यक्ति को आश्चर्य से मतलब उसके कर्म को या उसके कार्य को यदि हम उसके कार्य को आश्चर्य से देखते हैं, तब उसके संबोधन में भी हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण देख लीजिए, राम तुम अभी गए नहीं, राम तुम अभी तक गए नहीं। तो यहाँ पर राम के लिए हम राम के जो कार्य है कि राम
उसको चले जाना चाहिए था, परंतु वो नहीं गया है। और न जाने की स्थिति में हम उनको संबोधित करेंगे और वहां पर आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे कि राम तुम अब तक गए नहीं। साथियों, अगली बात यह है कि हम वहां भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम अपने छोटों को आशीर्वाद देते हैं या उनके लिए हम शुभकामना करते हैं, तब भी हम वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे पुत्र चिरंजीवी हो, तो अंत में हमने विस्मय सूचक चिन्ह लगाया है। और देखिए अगला उदाहरण और देख लीजिए कि जुग जुग जीवो मेरे लाल, तो अंत में भी हमने विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो साथियों, इस तरह से हम देखते हैं कि विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं जहां हमको आश्चर्य का बोध कराने वाले, विस्मय का बोध कराने वाले पदबंध आए हो या ऐसे कोई वाक्यांश या वाक्य आए हो, तो वहां पर हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अगला चिन्ह देखते हैं। तो अगला चिन्ह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह का जो संकेत जो चिन्ह है वो ये है, इस प्रकार से हम ये दोहरे अवतरण चिन्ह का चिन्ह है और ये इकहरे अवतरण चिन्ह का चिन्ह है। साथियों, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इस पर बात कर लें। देखिए, यदि किसी पुस्तक से या किसी ग्रंथ से कोई अवतरण यदि हम ज्यों का त्यों उसको लिखना चाहते हैं या कोई अंश को हम ज्यों का त्यों लिखना चाहते हैं, तो वहां पर हम दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करके उस बात को हम लिखते हैं। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हमें ज्यों का त्यों यदि उसको लिखना है, ज्यों का त्यों उसका लेखन करना है, तो उसे भी हम दोहरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं। देखिए, इन दोनों बातों को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उनकी कही गई बात को हम दोहरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बात है। देखिए, भगवत गीता से जो बात ली गई है, तो तीसरा उदाहरण देखिए यहाँ पर। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब क्या कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो देखिए, उस पुस्तक का एक अंश है या श्री कृष्ण भगवान द्वारा कही गई बात है, तो हम उसे क्या करते हैं, दोहरे अवतरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। यदि मान लो कोई कवि है या कोई रचनाकार है, उसने कोई पुस्तक लिखी है, उसकी लिखी हुई बात को हम एक अंश को या एक अनुच्छेद को पूरा अगर मान लो लिख रहे हैं, या किसी की कही गई परिभाषा को हम लिख रहे हैं मान लो, तो हम उसे दोहरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं। दूसरी बात आती साथियों इकहरे अवतरण चिन्ह की। तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम कोई खास पदबंध या कोई शब्द या कोई वाक्यांश को यदि पाठकों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, इकहरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण देख ले, निराला छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि थे। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की गई, तो यहाँ पर निराला जो है, इस शब्द को हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर इकहरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं। इसी तरह देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन, तो यहाँ पर सुमन जो है, सुमन शब्द को यहाँ पर हमने इकहरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि शिव मंगल सिंह सुमन एक सुप्रसिद्ध रचनाकार थे। तो यहाँ पर देखिए, सुमन शब्द जो है उसको इकहरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं। साथियों, आपको अवतरण चिन्ह के बारे में यही याद रखना है कि किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो, तो उसे हम दोहरे अवतरण चिन्ह में के भीतर लिखते हैं। और किसी विशेष शब्द या पदबंध पर या पद पर मान लो विशेष ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, तो उसको हम इकहरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं। तो ये बात थी साथियों अवतरण चिन्ह की। अब हम आगे बात करते हैं कोष्ठक की। साथियों, यदि हम कोष्ठक की बात करें, तो कोष्ठक तीन तरह के होते हैं। यहाँ देख लीजिए, यह है छोटा कोष्ठक, दूसरा सर्पिलाकार कोष्ठक और तीसरा है बड़ा कोष्ठक। साथियों, हिंदी भाषा में विशेष तौर से छोटे कोष्ठक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, छोटे कोष्ठक का जो हम प्रयोग की बात करते हैं, तो छोटे कोष्ठक का प्रयोग या कोष्ठकों का जो प्रयोग है, हम वाक्य के बीच में करते हैं। तो साथियों, समान शब्दों में समानता बताने वाले शब्दों में एक शब्द को कोष्ठक के अंदर लिख करके लिखा जा सकता है। देखिए, उसके लिए यहाँ उदाहरण, मेधा
इसी को क्या कहते हैं, बुद्धि, यानी ये दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए मेधा अर्थात बुद्धि अनिवार्य तत्व है। तो यहाँ पर हमने कोष्टक के अंदर इसका समानार्थी शब्द को यहाँ पर लिख दिया है। दूसरी बात है साथियों कि यदि कोई पदवी है मान लो, या पदवी का कोई नाम है, तो उस नाम को जो पदवी मिली हुई है उस पदवी से उस व्यक्ति को अगर हम संबोधित करते हैं तो उस व्यक्ति के नाम को जो है हम कोष्टक के भीतर रख सकते हैं। जैसे देख लीजिए बापू, बापू अर्थात महात्मा गांधी सारे विश्व में वंदनीय है। तो यहाँ पर बापू किसे कहा गया, महात्मा गांधी को, अर्थात बापू उनकी पदवी है। किसकी पदवी है, महात्मा गांधी की, तो उनको कोष्टक के अंदर रखा है। तीसरी बात साथियों, हम कोष्टक का प्रयोग वहां भी करते हैं जब हमको खाली स्थान भराना होता है या 3-4 ऑप्शन जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों में से एक का चयन करना होता है, तो उन सारे विकल्पों को भी हम कोष्टक के भीतर ही रखते हैं। यहाँ उदाहरण देख लीजिए, भारत की पवित्र नदी खालिस्तान है। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर 3 नाम दिए गए हैं, नील, गंगा, अमेजन। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक के भीतर 3 में से एक का चयन करके यहाँ पर हमको भरना है। तो इस तरह से हम कोष्टकों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह आता है वो है साथियों विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह इस तरीके का होता है, आप यहाँ देख लेंगे साथियों। विवरण चिन्ह का जो प्रयोग है हम वहां करते हैं जब हमें किसी बात का विवरण देना हो, किसी बात को उल्लेख करना हो, उसकी विस्तृत जानकारी देना हो, तब हम उसके आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण देख लेंगे, जैसे वनों से लाभ। अब वनों से कौन कौन से लाभ है इस बात का विवरण देना है, तो इसको ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करने के बाद में हम आगे इसके विवरण को दर्शाएंगे। इसी तरह उद्योगों के प्रकार, इस तरह देखिए उद्योग कौन कौन से प्रकार के हैं, उन प्रकारों पर हम फोकस करेंगे यहाँ पर साथियों। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे विवरण चिन्ह का प्रयोग करके हम आगे इससे संबंधित विवरण को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला जो चिन्ह है निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह साथियों इस तरीके का होता है। साथियों निर्देश चिन्ह का जो प्रयोग है इसका प्रयोग विशेष तौर से किसी और संकेत करने के लिए होता है। यहाँ उदाहरण देख लीजिए, जैसे शब्द के भेद हैं अर्थात शब्द के प्रकार हैं। अब यहाँ पर संकेत करते हुए आगे बताया जा रहा है कि कितने प्रकार हैं, तो उनके प्रकार ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध, सूचक, अव्यय, योजक, विस्मयादि, बोधक, अव्यय। तो इस तरह से कहना चाहिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस तरह देख लीजिए आगे दूसरा उदाहरण है, महात्मा जी ने बातें बताई। अब जो जो बातें बताई तो 1, 2, 3 करके या जो जो बातें बताई है उनको अल्पविराम लगाते हुए हम उन बातों को का विवरण दे सकते हैं। तो इस तरह निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है साथियों जो है योजक चिन्ह। साथियों योजक चिन्ह का जो प्रयोग है इसका अल्पविराम के बाद सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला यह चिन्ह है। तो देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग विपरीत शब्दों को आपस में लिखने पर उनके बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि लाभ हानि, आगे पीछे, जन्म मरण, ऊंच नीच। तो यहाँ देखिए ये दोनों आपस में विपरीत शब्द है, ये दोनों विपरीत शब्द है, ये भी विपरीत शब्द है। तो इनको यदि हम इनका जब लेखन करते हैं तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगली बात आती साथियों समस्त पद के रूप में, यदि 2 पद है उनको समस्त पद के रूप में हमको लिखना है तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म के बीच में हमने यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया। इसी प्रकार पाप पुण्य, तो इस तरह के पदों के लेखन में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है साथियों द्वंद्व समास के या सामासिक पद के रूप में जब हम लिखते हैं, खासकर द्वंद्व समास के रूप में, तब वहां भी हम मतलब कहना चाहिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माता पिता, हंसी खुशी, कपड़ा लत्ता, नौकर चाकर। तो ऐसी स्थिति में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए जब विशेषण जो पद है कहना चाहिए, विशेषण पद को संज्ञा के रूप में जब अभिव्यक्त किया जाता है तो उनके बीच में भी हम क्या करते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिखिए लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा। तो ऐसे विशेषण पदों को संज्ञा के अर्थ में जब लिखा जाता है तब भी मतलब हम क्या करते हैं, हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा साथियों हम वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब एक सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों को एक साथ जब हम लिखते हैं तब भी हम उनके बीच में
योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए चाय वाय, पानी वानी, उल्टा पुल्टा। तो इनमें देखिए चाय तो सार्थक शब्द है परंतु वाय निरर्थक शब्द है। इस तरह पानी सार्थक शब्द है, वाणी निरर्थक शब्द है, उल्टा पुल्टा पुल्टा निरर्थक शब्द है। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जो सार्थक निरर्थक शब्दों को यदि एक साथ लिखते हैं तो वहां भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथियों जो अगला विराम चिन्ह है वह है उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। तो देखिए इसका जो चिन्ह है वह है ये दो बिंदियां ऊपर नीचे हैं, तो यह कहलाता है उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। तो देखिए इसका जो प्रयोग है विशेष तौर से शीर्षकों के लेखन में ज्यादातर होता है। यहाँ उदाहरण देखेंगे जैसे कामायनी एक अध्ययन, यहाँ पर हमने ये अपूर्ण विराम चिन्ह या उप विराम का चिन्ह लगा दिया और हमने लिखा कामायनी और उप विराम चिन्ह लगा कर एक अध्ययन। इस तरह गदर, ये उप विराम चिन्ह लगाने के बाद में एक प्रेम कथा। इस तरह प्रदूषण एक अभिशाप। जैसे साथियों कभी कभी हम किसी चीज का विवरण देते हुए, किसी चीज के उदाहरण बताते हुए हम विवरण देते हैं, तो उदाहरण के आगे भी हम ये उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण राम, सीता, गीता, जबलपुर संज्ञा शब्द हैं। यदि मान लिया जाए हमको संज्ञा के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो हम उसके उदाहरण बताते हुए यहाँ लिखेंगे उदाहरण और लिखेंगे राम, गीता, सीता, जबलपुर संज्ञा शब्द हैं। अब इसी तरह मान लो किसी चीज के बारे में हम बताना चाह रहे हैं और थोड़ी देर रुक करके हम उसका विवरण दे रहे हैं, तो वहां पर भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब यहाँ पर अपूर्ण विराम चिन्ह या हम उप विराम चिन्ह का प्रयोग करने के बाद में लिखेंगे मोहन, श्याम, गिरधर, नटवर, गोपाल आदि। यानी उदाहरण स्वरूप यदि हम कोई चीज बताना चाहते हैं तो वहां पर हम उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और खासकर साथियों इसका प्रयोग हम शीर्षकों में विशेष तौर से करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कामायनी और इस चिन्ह लगाने के बाद में एक अध्ययन। तो इस तरह के जो हैं शीर्षक उनमें इनका हम प्रयोग करते हैं। अगला जो विराम चिन्ह है वह है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। इसका संकेत चिन्ह इस तरीके का होता है साथियों। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। हंस पद या त्रुटि बोधक जो चिन्ह है इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई वाक्य के लेखन करते समय कोई शब्द छूट जाता है या कोई बात छूट जाती है। यदि उस पद को या उस शब्द को हमको वहां लिखना होता है तब हम उसमें हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उस शब्द को हम ऊपर लिख देते हैं ताकि पाठक जो है उस शब्द को वहां पर वह पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, जैसे हमें का आदर करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें का आदर करना चाहिए में कुछ न कुछ छूटा है, अर्थात यहाँ पर छूटा है हमें बड़ों का। तो यहाँ बड़ों का लिखने के लिए, बड़ों शब्द लिखने के लिए यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे बड़ों। तब पढ़ा जाएगा, तब क्या पढ़ा जाएगा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यह है हंसपद चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह। इस तरह साथियों नीचे के वाक्य में देखेंगे किसी स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द छूटा हुआ प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति शब्द, तो यहाँ पर हम व्यक्ति लिखेंगे और ये जो चिन्ह है यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह कहना चाहिए हमारा जो कथन या वाक्य पूरा हो जाएगा। तो यह है साथियों त्रुटि बोधक या हंसपद चिन्ह, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, बस इसका काम यही है। अगला जो है साथियों लाघव या संक्षेपक चिन्ह। साथियों नाम से स्पष्ट है लाघव यानी लघु, संक्षेपक है संक्षेप। यदि मान लिया जाए कोई लंबा नाम है, उस नाम को बार बार उच्चारण करने में दिक्कत होती, त्रुटि होती है या समय ज्यादा लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं उसका संक्षेप कर देते हैं। उदाहरण के लिए हमारे राष्ट्रपति जो कलाम जी थे उनका भी जो नाम था वह भी संक्षेपक के रूप में लिखा जाता था। जैसे उनका नाम हम कैसे करते, APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर देखिए इसका जो संकेत है वह इस तरह का चिन्ह है। यहाँ पर हम मतलब बिंदु टाइप पर लगते हैं या पर ऐसा लगा सकते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम। तो देखिए यहाँ पर उनके नाम को संक्षेप के रूप में, संक्षेपक के रूप में लिखा गया है। इस तरह जैसे हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखना है मान लो, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स को BA मतलब ये लागू चिन्ह लगा देते हैं ऐसा।
ये हो जाता है बिरला। इसी प्रकार NA, जैसे किसी के नाम है KPS गिल, तो KPS गिल। तो साथियों ये क्या है, किसी भी नाम को, कोई लंबा नाम है मान लो, तो हम उस नाम को संक्षेप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तो साथियों ऐसे बहुत सारे जो नाम है कहना चाहिए, उनको संक्षेप में लिखने के लिए या बड़ी सरलता से उनका उच्चारण करने के लिए, समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करके हम उनका लेखन करते हैं। तो ये था तुम्हारा लाघव या संक्षेपक चिन्ह। अगला आता है साथियों लोप चिन्ह। साथियों लोप चिन्ह का क्या आशय है? लोप चिन्ह का आशय यह है कि मान लिया जाए कोई अवतरण है या कोई गद्य दिया है, कोई रचना है, मान लो उसका कोई एक अंश दिया हुआ है, उस अंश के प्रारंभ के 2-3 शब्द लिखने के बाद में अंत के 2-3 शब्द लिख देते हैं और बीच में हम इस प्रकार के बिंदु बिंदु करके चिन्ह लगा देते हैं, तो वहां पर जो बीच की जो जानकारी होती है वह उसका लोप हो जाता है। तो इसके लिए हम इन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण बताना चाहूंगा, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसका मान लो पहला पद ले हम, तो हम लिखेंगे चाह नहीं, ऐसा लिख देने के बाद में हम लोप चिन्ह का प्रयोग करके प्यारी को ललचाऊं, ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ बीच के जो है वो जो शब्द है वो कहना चाहिए यहाँ पर लोप हो गया। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। तो जो बीच के जो शब्द है वो उसका हमने लोप कर दिया। तो यहाँ पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग इस तरह से करते हैं। अगला जो विराम चिन्ह है साथियों वह है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह क्या है? इस चिन्ह का प्रयोग जब हम लेखन में कोई शब्द बार बार आते हैं या कोई पद या कोई वाक्य बार बार जब आता है, तो उसके दोहराव से बचने के लिए, उसको बार बार लिखने से बचने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथियों यह जो चिन्ह है इस तरीके से भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी प्रयोग करते हैं। तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। आपको मैं उदाहरण बताना चाहूंगा, जैसे नंबर 1 रमेश कक्षा 5वीं, मोहन कक्षा 5वीं। यदि हम इसी तरह बार बार 5वीं लिखेंगे, देखिए अगर अगला नाम फिर 5वीं के बच्चे का आ रहा, मान लो गीता कक्षा 5वीं, तो हम बार बार ना लिख करके हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इसमें पुनरुक्त चिन्ह का हम प्रयोग कर देते हैं। तो जितने भी नाम आएंगे तो हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर देंगे या हम केवल ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो ये जो पुनरुक्ति चिन्ह कहलाता है, इसका प्रयोग केवल यहीं पर होता है। तो ये था साथियों पुनरुक्ति चिन्ह। अगला आता है साथियों दीर्घ उच्चारण चिन्ह। साथियों दीर्घ उच्चारण चिन्ह का जो प्रयोग है वो हम 3 मात्रा काल से ज्यादा समय का जब उच्चारण किसी शब्द में करते हैं तो वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यह जो चिन्ह है यह अंग्रेजी का एस की तरह का बनता है। यहाँ उदाहरण देख लेंगे, जैसे हमको बोलना है ओम, तो यहाँ पर ओम के लिए यहाँ पर देखिए 3 मात्रा काल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह कोअपी, तो कोअपी में यहाँ पर भी हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरी बात साथियों दीर्घ मात्रा के लिए, देखिए लघु ह्रस्व मात्रा के लिए हम एक डंडे का प्रयोग करते हैं और दीर्घ मात्रा के लिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए रहीम कवि के दोहे का एक उदाहरण लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इस चरण में हम देखेंगे कि इस पंक्ति में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम मात्राओं की गणना करते हैं। तो जो ह्रस्व मात्रा है उसके लिए एक डंडे का प्रयोग कर रहे हैं और मान लो दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पा में दीर्घ उच्चारण चिन्ह, नी में दीर्घ उच्चारण चिन्ह, रा में दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो इस तरह कहना चाहिए जो पद्य साहित्य है, पद्य साहित्य में मात्राओं की गणना करने के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो साथियों यह था दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब आता है साथियों तुल्यता बोधक चिन्ह। साथियों तुल्यता बोधक चिन्ह अर्थात बराबर, इस चिन्ह का प्रयोग हिंदी भाषा में भी होता है। खासकर हम समानार्थी शब्दों को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेंगे यहाँ पर, यदि मान लो हमने लिखा निरक्षर, निरक्षर
हम यहाँ तुल्यता बोधक चिन्ह लिख देंगे अनपढ़। इस तरह साथियों यहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोग्राम तुल्यता बोधक चिन्ह अर्थात बराबर लगाएंगे 1000 ग्राम। तो जब भी समान अर्थों वाली बात होगी तो उस समय हम तुल्यता बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, खासकर इसका गणित में विशेष तौर से ज्यादा प्रयोग होता है। और साथियों हमारा जो अंतिम विराम चिन्ह है वह है समाप्ति सूचक चिन्ह। तो समाप्ति सूचक चिन्ह आप यहाँ देख सकते हैं। साथियों इस चिन्ह का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई अध्याय या कोई जो चैप्टर है, कोई अंश है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, उसका लेखन पूर्ण हो चुका है, उसके बाद में अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ ही इसको बहुत सारे लेखक अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इस तरीके से एक डंडा यहाँ खींच करके यहाँ बीच में शून्य तरीके से बना करके इधर एक डंडा खींच देते हैं। इस तरह से भी है समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। या कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टार बना करके भी 4-5 स्टार बना करके भी समाप्ति सूचक चिन्ह बना देते हैं। कभी कभी क्या है, डबल शून्य लेकर के डबल ऐसे गोल चिन्ह बना करके भी दो तरफ 2 ऐसी लाइनें खींच करके भी उसको समाप्ति का सूचक बना दिया जाता है। तो साथियों इस तरह से यह समाप्ति सूचक चिन्ह है। इसका प्रयोग विशेष तौर से किसी अंश या अध्याय के समाप्त होने पर अंत में इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। तो साथियों ये थे आपके विराम चिन्ह अर्थात पंक्चुएशन मार्क। साथियों इसमें एक बात विशेष तौर से ध्यान देने की ये है कि यहाँ पर मैंने जो पूर्ण विराम की बात की थी, ये जो पूर्ण विराम है ये केवल हमारी हिंदी भाषा का विराम चिन्ह है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं वो विराम चिन्ह या तो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। साथियों एक बार पुनः हम एक दृष्टि डालते हैं कि पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, आप ध्यान देंगे। अर्धविराम का चिन्ह ये है और अल्पविराम का चिन्ह यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, विस्मय सूचक चिन्ह ये है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं, एक तो दोहरे अवतरण चिन्ह और एकहरे अवतरण चिन्ह। कोष्टक के ये 3 कोष्टक के चिन्ह है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। चौथा है विवरण चिन्ह, ये है, आप ध्यान देंगे। निर्देश चिन्ह ये है, योजक चिन्ह ये है। साथियों निर्देश चिन्ह और योजक चिन्ह में थोड़ा अंतर है। योजक चिन्ह उसकी लंबाई बहुत कम होती है, जबकि निर्देश चिन्ह की लंबाई कुछ अपेक्षाकृत अधिक होती है। फिर है उप विराम या अपूर्ण विराम का जो चिन्ह है वह 2 बिंदियां होती है ऊपर नीचे। इसके बाद में हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का संकेत ये है, चिन्ह ये है। लाघव या संक्षेपक चिन्ह इस तरह का होता है। लोप चिन्ह ये है। पुनरुक्ति चिन्ह ये है, इसको हमने आपको पहले बता दिया है, इस प्रकार से भी प्रयोग करते हैं या इस प्रकार से भी प्रयोग करते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यह साथियों इस तरीके का, और तुल्यता बोधक चिन्ह बराबर का चिन्ह है, और समाप्ति सूचक चिन्ह आपको जो मैंने अभी आपको ये 3-4 प्रकार से बताई है। तो साथियों आज की जो जानकारी है आपको विराम चिन्हों की काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी, ऐसी मुझे आशा है। साथियों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल आरएफ कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कर लें। साथियों इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। नमस्कार, जय हिंद।